मुझे कबाड़खाने में एक असली वारिस मिली। सिस्टम ने मुझे उसे पालने के लिए कहा, उसने नहीं किया। मैं हर दिन उसे डांटती और तंग करती, उसके मजबूत कैरेक्टर को बनाती रही। मैंने जोर से सिर हिलाया, ये आसान है। मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। 16 साल बाद मैं उसके परिवार से मिली जो उसे स्कूल गेट पर ढूंढने आया था, 2 स्टार्च सॉसेज पकड़े हुए। मैंने फ्लिप फ्लॉप पहने हुए थे। उसके माता पिता एक लग्जरी कार चलाते थे जिसमें 16 तोहफे थे। 1 से 16 साल की उम्र तक घर का पुरुष मुखिया मुझे ऊपर से नीचे तक देखता था। इतने सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। वारिस उस आदमी के पास बैठ गई। असली वारिस को डरते हुए देख रही थी। बहन, मुझे दूर मत भेजो। असली वारिस ने उन्हें अजीब तरह से देखा, फिर सीधे मेरे पास दौड़ी, स्टार्च सॉसेज छीन लिया। तुम ये फिर से खा रहे हो? मुझे यह कूड़ेदान के पास मिला। जब वह 1 महीने का था तो वह बहुत पतला और कमजोर था। उसकी चीखें भी मरते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह धीमी थीं, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया उसने रोना बंद कर दिया। उसकी गोल आंखें मुझे घूर रही थीं, फिर अचानक आधे चांद जैसी हो गईं। मैंने भौहें चढ़ाईं और ठंडी सांस ली। यह मत सोचना कि मैं तुमसे बेवकूफ बन जाऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए पाल रही हूँ। सिस्टम चुप था। तो फिर तुमने उसका गाल क्यों दबाया? मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। धत तेरे की, मैं तो जैसे दीवानी हो गई थी। मुझे जल्दी से होश आ गया। अपनी बेरहम पेरेंटिंग के उसूलों पर चलते हुए मैंने उसे बेबी स्टोर से सबसे सस्ता फॉर्मूला खरीदा, लेकिन उसे वह पसंद नहीं आया। उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई थी। उसकी आंखें शिकायत से भरी थीं। पियो या न पियो, वह बहुत नखरेबाज है। लेकिन वह बड़बड़ाया और अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, मेरी तर्जनी उंगली पकड़ी और उसे हिलाया। अगली सुबह मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम नौकरी कर ली। उस शाम मैंने बेहतर स्वाद वाला फॉर्मूला खरीदा। क्या यह सही है? अगर वह अच्छा फॉर्मूला नहीं पिएगा तो वह बड़ा नहीं होगा। अगर वह बड़ा नहीं हुआ तो मैं उसे पैसे के लिए कैसे बेचूंगी? उस रात वह अजीब तरह से शांत था। मैं करवटें बदलता रहा, हर मिनट उसकी सांस चेक करता रहा। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया कि क्या बच्चों का रोना नॉर्मल नहीं है। आखिर में 6 बार चेक करने के बाद मैंने उसे जगाया। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस यह पक्का कर रही थी कि वह मरेगा नहीं। जब वह छोटा बच्चा 3 साल का हुआ तो मैं आखिरकार अपना शैतानी स्वभाव दिखा सकी। उस दिन से मैंने उसके गोल मटोल छोटे गालों को चुटकी काटी और फुसफुसाया, तुम अपने जूतों के फीते खुद बांधो। मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, शायद ये जेनेटिक्स है, लेकिन उसने जल्दी ही अपने जूतों के फीते खुद बांधना और अकेले सोना सीख लिया। उसे लगता है कि वह खुद खा सकता है, यहाँ तक कि अपने मौजे भी धो सकता है। ये कैसा गलत व्यवहार है? ये तो सरासर टॉर्चर है। मेरा प्लान तो अभी शुरू ही हुआ है। आगे मैं उसे फर्श पोंछना, खाना बनाना, मेरा गुलाम बनना, सारे गंदे काम करना सिखाऊंगी। ये दिशा सही रास्ते पर है। अचानक जेन कियानजिन बहुत ज्यादा बात मानने वाला है और मैं जो भी उसे करने को कहता हूँ वह करता है, लेकिन उसके सबसे सख्त पिता होने के नाते मैं उसे कोई गलती नहीं करने देता। इसलिए जब उसने पोछे का पानी गिरा दिया तो मैंने हाथ जोड़कर उसे जोर से डांटा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हारे अपने माता पिता बाद में तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गुस्से में था और रोते हुए अपने कमरे में भाग गया। मैं जल्दी से उसके पीछे गया, दरवाजे से चुपके से सुनता रहा। अंदर रोने की आवाज धीमी होती जा रही थी। मैं घबरा गया था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या वह रोते रोते बेहोश हो गई? ये इतना ड्रामा नहीं हो सकता है ना? तुम सही हो, मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा। हाँ सही, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कोई बात नहीं, चलो बस देख लेते हैं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो जेन कियानजिन टेबल पर झुका हुआ ड्राइंग बना रहा था। मैंने उसे उठाया और सीधे चेहरे से समझाया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नापसंद नहीं करेंगे। ड्राइंग में 2 लोग दिखाए गए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। मैं चुप हो गई। रो मत। मैं रो नहीं रही थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसे डांटने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इससे तो मैं ही रो पड़ी। इसलिए मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैंने उसे एक क्रॉस शेप वाली पिक्चर बुक खरीदी और उसे जोर जोर से पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? तुम समझती नहीं हो? मैं उसे पढ़ाई का प्रेशर देकर कुचल दूंगी। पहले दिन मैंने उसे तुम, ओ ए, मैं और वह सिखाया। दूसरे दिन मैंने उसे प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद सिखाया। मैं डैडी से प्यार करती हूँ। तीसरे दिन वह पूरी तरह समझ गया। चूजे की तरह चहकते हुए मेरे पीछे भागते हुए कहने लगा, मैं डैडी से प्यार करती हूँ, मैं डैडी से प्यार करती हूँ। मैं शर्मा गई और गुस्से में पिक्चर बुक नीचे फेंक दी। धत तेरे की, यह पूरी तरह बेकार थी। इससे पहले कि वह एलिमेंट्री स्कूल में जाए मुझे उसका जन्म रजिस्टर करवाना है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक उसका नाम नहीं रखा है। मैं हमेशा उसे लिटिल गाय कहता आया हूँ। यह एक जरूरी बात है। आपको उसे ऐसा नाम देना होगा जिसे वह कभी ना भूले। ऐसा नाम जिससे उसे मुश्किल हो और तकलीफा हो। मेरा सुझाव है कि कोई आम अजीब नाम हो, जैसे झाओ डी, मतलब झाओ का बादशाह। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा। अगले दिन मैंने पूरे भरोसे के साथ उसका जन्म रजिस्टर करवाया और सिस्टम के सामने शेखी बघारी, मैंने तुम्हारी सलाह मानी और उसे ऐसा नाम दिया जो उसे पसंद नहीं आएगा। आखिरकार तुम समझ ही गए। अब से तुम्हें लू ज्यू कहा जाएगा। मैं जीत की खुशी में हंसा। छोटे लड़के को बारिश के दिन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम ज्यू, मतलब बारिश को जानने वाला, रखा। वह बहुत गुस्सा होगा। डैड, मुझे अपना सरनेम रखने देने के लिए धन्यवाद, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। एलिमेंट्री स्कूल शुरू करने के बाद मैंने उसकी पढ़ाई पर सख्ती से जोर दिया। लू ज्यू एक बार बात मानने लगा तो वह बहुत शांत हो गया। उसने लगातार आई लव डैड चिल्लाना बंद कर दिया और घर आते ही काम और होमवर्क करने लगा। सोने से पहले मेरा बिस्तर ठीक करने लगा। इससे पता चलता है कि पेरेंटिंग का खतरनाक प्लान अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हम पक्का अलग हो गए हैं, है ना? लेकिन मैं उसे देखने के लिए उसके कमरे में चुपके से जाने से खुद को रोक नहीं पाया। स्कूल के चौथे दिन वह 2 स्टार्च सॉसेज लेकर आई। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या डैड ने चुपके से उन्हें मेरे बैग में नहीं डाल दिया? मैंने गलती से डाल दिया। डैड ने गलती से उन्हें परसों, पिछले हफ्ते और पिछले महीने भी डाल दिया था। ये सब जंक फूड है। वैसे भी तुम्हें इन्हें खाने के लिए किसने कहा? उसकी उम्मीद भरी नजरों के नीचे मैंने कुछ ही निवालों में पूरा स्टार्च सॉसेज खा लिया। घर पहुंचने के 2 घंटे बाद मैं घर पर बने स्टार्च सॉसेज उसके कमरे में ले गया। देखा, इसे ही तो हेल्दी कहते हैं। कांग। लू ज्यू बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने स्टार्च सॉसेज साफ साफ खा लिया।
तुम्हें क्या पता तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने बस उससे झर का टेस्ट करने में मदद करने के लिए कहा था। मैं खुश होकर चला गया। लू जियो बहुत होशियार था, लगभग हमेशा पूरे नंबर लाता था। आखिर में तीसरी क्लास के फाइनल एग्जाम में उसे इंग्लिश में सिर्फ 98 पॉइंट मिले। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने वे 2 पॉइंट क्यों गंवा दिए? मुझे माफ करना डैड, मैं अगली बार ध्यान दूंगा। बात खत्म होने से पहले ही मैं लू जियो की पीठ देख रहा था, चुपचाप आंसू बहा रहा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? तुमने भी कुछ नहीं किया। कुछ मिनट बाद लू जियो, जो किचन में खाना बनाने आया था, उसने उसे कोने में उखड़ू बैठा देखा। मैं रो रहा था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपना चेहरा पोंछा। डैड, आप फिर से रो रहे हैं। मैं रो नहीं रहा हूँ, बस खाना पकाने के धुएं से मेरा दम घुट रहा है। डैड, अगली बार मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। मुझे पता है डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें क्या पता? मैं अकड़ गई और चुपके से उसके कंधे से लिपट गई। क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाने वाले थे? चुप रहो। इसे कहते हैं दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए बेवकूफ बनना। रुको, जब तक वह मुझ पर यकीन नहीं कर लेता तब तक मैं उसे बहुत चोट पहुंचाऊंगी। लेकिन मैं इंतजार करती रही और मुझे वह मौका कभी नहीं मिला। इसके बजाय मैंने लू जियो को रोते हुए घर आते देखा। मैंने लू जियो को बहुत बहुत समय से रोते नहीं देखा था। जैसे ही वह घर आया, वह टेबल पर गिर पड़ा। शियाओयू, क्या हुआ? पापा को बताओ, क्या तुमने मुझे परेशान किया? वह थोड़ी देर बेचैनी से टहलता रहा, फिर बहुत मनाने के बाद आखिरकार वह फूट फूट कर रो पड़ा और मुझे सब कुछ बता दिया। वे कहते हैं कि मैं पापा का बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ। बस इतना ही। मैंने राहत की सांस ली। हाँ, तुम्हें कूड़ेदान से उठाया गया था। लू जियो हैरान रह गई। हाँ, यह सच में है। मैं काफी साफ थी। मैं अक्सर उसे कहती थी कि उसे कूड़ेदान से उठाया गया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सच होगा। वह फिर से रोने वाली थी, मुंह फुलाकर बोली, तो क्या? लू जियो का दिमाग ओवरलोड हो गया और उसने रोना बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ? क्या इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें इतने साल पाला है? दुश्मन, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। क्या यह बात कि तुम मेरी बायोलॉजिकल संतान नहीं हो अभी के हालात पर असर डालेगी? लू जियो ने सोचने की बहुत कोशिश की, काफी देर तक, नहीं तो यह तय हो गया। यह शुरू में जवाब देने के लिए बहुत मुश्किल सवाल था। इससे असली वारिस को गहरा इमोशनल झटका लग सकता था। कोई बात नहीं, मेरी अपनी रिदम है। अगले दिन लू जियो स्कूल गया। उन परेशान करने वाले मेल क्लासमेट्स ने फिर से गोद लिया हुआ बच्चा होने का मजाक उड़ाया। तो क्या लियू जाओहाओ, तुम्हारे कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कपड़े धोना भी नहीं सिखाते। वे पक्का तुमसे प्यार नहीं करते। झो डाबाओ, तुम्हें हमेशा सबसे कम नंबर मिलते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते। उन्हें पक्का तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। सॉन्ग याओजू, तुम रोज जंक फूड खाते हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रोकते नहीं है। वे तुम्हारी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे लाल हो गए। खैर, मैं जीत गया। तो क्या मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं? लू जियो के साथ मेरे दिन ऐसे ही बीतते गए। उसे शहर के सबसे अच्छे जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में अच्छे ग्रेड्स के साथ एडमिशन मिल गया। मैं खुशी खुशी उसे हाई स्कूल के पास एक घर में ले गया। जब लू जियो को पता चला कि किराया महंगा है, तो वह ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। मैं घबरा गया। क्यों नहीं? नहीं, ट्यूशन से तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं कमा पाओगे। यह बात समझ में आती है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे यह भी डर था कि वह इसे दिल पर ले लेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए जी जान से मेहनत करेगा। मैं तुम्हें कुछ और साल सपोर्ट कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लू जियो हंसा। मैंने एक नया स्कूल बैग निकाला और उसे दे दिया। उसने कहा, थैंक यू डैड, मुझे ये रास्ते में मिला। डैड, मैं अभी भी इस बैकपैक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस इसका इस्तेमाल करो, इतना मत बोलो। लू जियो मुस्कुराया और बैकपैक ले लिया। स्कूल जाने से पहले उसने बाहर झांका और कहा, डैड, मुझे स्टार्च सॉसेज खाना है। ठीक है। उस शाम मैं स्टार्च सॉसेज ले आया और उसे लेने के लिए स्कूल गेट पर इंतजार करने लगा। एक बहुत महंगी दिखने वाली लग्जरी कार स्कूल गेट पर रुकी। माता पिता की हैरान और जलन भरी नजरों के बीच 4 लोग उतरे। ग्रुप में सबसे आगे वाला जोड़ा बहुत अच्छे से मेंटेन था और उसने गहने पहने हुए थे। बाकी 2 शायद भाई बहन थे। जिस सिस्टम की मैं बहुत समय से प्लानिंग कर रहा था, वह अचानक लाइव हो गया। जो परिवार अपनी असली बेटी को लेने आया है। मैं वहीं जम गया। सिस्टम ने कहा था कि जब मैं लू जियो को 16 साल का कर लूंगा तो उसके असली माता पिता उसे लेने आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी अचानक आएगा। मेरा पहला मन किया कि आगे बढ़ूं, लेकिन फिर मैंने खुद को देखा। फ्लिप फ्लॉप, एक सस्ती 30 युआन की टी शर्ट, थोड़े बिखरे बाल और मेरे हाथ में 2 सॉसेज, लू जियो के परिवार से बिल्कुल अलग। मैंने अपने होंठ भींच लिए और हिला नहीं। 2 मिनट बाद हाई स्कूल की छुट्टी हो गई। लू जियो मेरे सामने खड़ा था। उसके बाल अच्छी तरह से ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे उसके मजबूत हाथ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे साथ कौन सी खुशी की बात शेयर करना चाहता था। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। वह जानता था कि मैं उसे स्कूल से लेने जरूर आऊंगा, लेकिन मैं भीड़ के पीछे छिपने से खुद को रोक नहीं सका। इससे पहले कि लू जियो मुझे ढूंढता, जो परिवार ने उसे पहले देख लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लू जियो के बारे में पहले ही पता कर लिया था और उन्हें पता था कि वह कैसा दिखता है। मिसेस जो सबसे पहले आगे आईं, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने धीरे से उन्हें पुकारा, क्या यह आप हैं? सॉरी आंटी। मिस्टर जू उनके ठीक पीछे आए। आपने मुझे कोई और समझ लिया है? उन्होंने लू जियो को ऊपर से नीचे तक देखते हुए समझाया। मैं जो ग्रुप से जुजिमिंग हूँ। आपका नाम जू अनान है। आप हमारी, मेरी प्यारी बेटी, लड़कियों में से एक ने कहा, हम आज तुम्हें घर ले जाने आए हैं। उनके आसपास के लोग देखने के लिए मुड़े। लू जियो ने एक गहरी सांस ली और अजीब तरह से एक तरफ हट गया। क्या ये कोई स्ट्रीट प्रैंक शो है? मुझे अभी भी घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। क्या आप प्लीज किसी और को ढूंढ सकती हैं? मिसेस जू ने हाँफते हुए कहा, जैसे उन्होंने कुछ भयानक सुन लिया हो।
तुम्हें अभी भी घर पर खाना बनाना पड़ता है? मेरी बेटी, तुम अक्सर कितनी मुश्किल जिंदगी जीती हो। लू ज्यू, जो अपनी तहजीब बनाए हुए था, यह सुनकर उदास हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, राजकुमारी जैसी लड़की आगे बढ़ी। आंसू पोंछते हुए उसने लू ज्यू को झुककर प्रणाम किया और सिसकने लगी। मुझे माफ कर दो, इतने सालों में मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे इतने सालों में बिगाड़ा है, मैं सच में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे दूर नहीं भेज सकते? अगर तुम मुझे दूर नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारे लिए किसी को ला दूंगी। क्या तुम सामान पहुंचाने वापस जा सकते हो? ज़ियाओ यू, जो परिवार की 16 साल की खोई हुई बेटी है, और फिर भी ये इतनी जल्दबाजी में हुई पहली मीटिंग थी। कोई बात नहीं, ये स्कूल गेट जैसी भीड़ वाली जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने जिया कियांजिन से सबके सामने माफी भी मंगवाई। वह बहुत दुखी थी। क्या वे लू जियो के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? सिस्टम ने यह समझ लिया। मेरे बेचैन मन ने मुझे याद दिलाया। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। जब वह घर आएगा तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपना गुस्सा दबाते हुए। फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, मिंगजू, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लड़के ने चिंता से झू मिंगजू के कंधे पर हाथ रखा, फिर लू जियो का रास्ता रोक लिया। क्या तुम अपने परिवार के साथ ऐसा ही करते हो? मुझे लगा कि वह लू जियो को अपनी बड़ी औकात दिखाकर धमकाना चाहता था, लेकिन लू जियो इतने सालों में अच्छी तरह से पला बढ़ा था और लड़के जितना लंबा हो गया था। दूसरा पक्ष सिर्फ अपने रौबदार तरीके से लू जियो को डराने की कोशिश कर सकता था। बूढ़ी औरत कई सालों से तुम्हें ढूंढ रही है। क्या तुम्हारा कोई जमीर या परवरिश है? मिंगजू रोया। मैंने तुमसे माफी मांगी और तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या तुम एक बेरहम जानवर हो? लू जियो अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने एक गहरी सांस ली और सिक्योरिटी बूथ की तरफ चिल्लाया, कोई मुझे परेशान कर रहा है। लू जियो की पर्सनैलिटी अच्छी थी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा थी। चाहे टीचर हो, क्लासमेट हो, कैफेटेरिया की लेडीज हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, सब उसे पसंद करते थे। उसके कहने पर उसने तुरंत अपना स्टील का कांटा लहराया और आगे बढ़ा। जो सिक्योरिटी गार्ड, गुंडे और लाड़ प्यार से पाले गए जो परिवार के सदस्य यह हंगामा देख रहे थे, उनके साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। वे हकलाते हुए अपनी बात समझाते हुए पीछे हट गए। लू जियो ने उनसे बचने के लिए इस अफरा तफरी का फायदा उठाया। उसने जल्दी से भीड़ में तलाशी ली। उसने मेरी लोकेशन लॉक कर ली। एक फुर्तीली छोटी चिड़िया की तरह वह उछलती कूदती हुई मेरी तरफ आई। मेरे हाथ में लंबी चटाई देखकर उसने तुरंत मुझे नापसंदगी से देखा। उसने भी मुझे वैसी ही नापसंदगी से देखा। यह मेरा है, लू जियो ने आंखें सिकोड़ते हुए और स्टार्च सॉसेज को ध्यान से देखते हुए कहा। वह पक्का लग रहा था। यह बाहर से है। तुम्हारे तले हुए स्टार्च सॉसेज में हमेशा एक छोटा जला हुआ टुकड़ा होता है। अपनी आवाज धीमी रखो, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। जंक फूड ने भी तुम्हें अपनी ही दवा का स्वाद चखाया है। थैंक यू डैड, मैंने कहा, उसका हाथ खींचते हुए, और बिना पीछे देखे घर की ओर भागा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मुड़ूं। ऐसा लगा कि अगर मैंने पलटा तो जू परिवार आ जाएगा। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, उसने कहा। टर्म के आखिर में पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह रुका, फिर परेशान सा लगा। लेकिन स्कूल के बाद मैं स्कूल के गेट पर एक पागल परिवार से मिला। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरा नाम जू अन है। मैंने जू ग्रुप के बारे में सुना था, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल बैठ गया और मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर तुम सच में हो तो? ओ लू जियो अचानक रुक गया। मेरी घबराई हुई बेचैन नजरों के नीचे उसने गंभीरता से जवाब दिया, अगर वे सच में मेरे परिवार हैं तो मैं उन्हें पक्का सबसे अच्छे मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। मुझे मजा आया। थोड़ी देर बाद मैं खुद को यह कहे बिना नहीं रह सका, लेकिन वे बहुत अमीर हैं। लू जियो ने गंभीरता से सिर हिलाया।